नमस्कार। आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे मॉडल प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। और ये जो मॉडल प्रश्न पत्र जो तैयार किया गया है वो तैयार था 2023-24 क्या ये मॉडल प्रश्न पत्र है। आज हम लोग इसी मॉडल प्रश्न पत्र को हल करेंगे। और ये मॉडल प्रश्न पत्र जैसे बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे हल करके ही जाना चाहिए एग्ज़ाम में। ये मॉडल प्रश्न पत्र क्लास 9th का है और विषय जो है से मैथ है। और इसमें जो समय दिया जाता है वो 1.5 घंटा का रहता है और पूर्णांक जो है से 40 रहता है, मतलब 40 प्रश्न रहता है। 40 प्रश्न में से जो है 40 प्रश्न हमको हल करना होता है, जो कि एक नंबर हमें प्राप्त होता है। तो 40 क्वेश्चन अगर हल करते तो हमें 40 नंबर मिलता है और 10 नंबर जो है से स्कूल से हमें मिलता है। इस चीज़ को याद भी रखना है। यहाँ पर सामान्य निर्देश दिया जाता है क्या कि कुल प्रश्न जो है से 40 रहेगा, मतलब 40 रहेगा और 40 नंबर में क्या होगा, एक नंबर मिलेगा, तो 40 नंबर हो गया। सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है, मतलब 40 प्रश्न अगर है तो 40 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न में जो है से अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक नंबर हमें मिलेगा, मतलब ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए, मतलब ऑप्शन जो है हमारे पास 4 रहेगा। चारों में से हमें क्या करना है, एक चूज करना है अगर जो हमें सही लगता है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, मतलब गलत अगर हम मारते हैं इसमें तो उसमें नंबर नहीं काटा जाएगा। मतलब ये नहीं है कि अगर हम इसको सही मतलब गलत करते हैं तो हमें नंबर मिलेगा, मतलब काटेगा भी नहीं और नंबर मिलेगा भी नहीं। इस चीज़ को याद रखना है। अगर गलत है तो गलत है। आगे प्रश्न हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, फर्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग पिछली वीडियो में जो सीखे थे परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो इसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, अर्थात Q0 = 0 होता है। जैसे 4/3, 3/5, 4, 2, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में क्या होता है ना, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या होता है अपरिमेय में, कि जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान के चलिए अगर √3 है तो इस √3 को हम क्या नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और √3 जो है 5 को भी नहीं लिख सकते हैं, √7 को भी नहीं लिख सकते हैं। ये जितने भी संख्या है सब क्या है, अपरिमेय संख्या है, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर देखना है कि अपरिमेय संख्या कौन नहीं है। तो यहाँ √9 है, तो √9 है तो इसका क्या होता है, 3, मतलब 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 3/1। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। और यहाँ पर पाई जो है ना, पाई जो है इससे क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसे याद भी रखना है कि पाई कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर पाई का वैल्यू रहता 22/7 तो ये क्या होता है, इसका परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए पाई का मान 22/7 होगा। पाई जो है से क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगर सी देखें तो सी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दशमलव हटा के नीचे 1, 2, 3, 0, तो 333/100। ये क्या है, परिमेय संख्या है। 225 किसका होता है, 15 का होता है वर्गमूल। तो 15 का होता है तो 15 यहाँ पर लिख सकते हैं कि 15 को भी ऐसे लिख सकते हैं 15/1। तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या। ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो याद रखना है, अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या A और B के बीच स्थित है। A और B का मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान के चलिए अगर यहाँ पर मान के चलिए संख्या A 4 लेते हैं और B संख्या हम दूसरा B जो है हम 2 लेते हैं और इसको हम क्या करेंगे, मध्य निकालेंगे। तो इसको क्या करना होगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना पड़ेगा। तो 4 और 2 6 होगा। 6 को भाग हम 2 से देंगे तो 2 तिया 6 आ जाएगा। तो इसका क्या निकलेगा, बीच की स्थिति निकलेगा।
तो ऑप्शन जो है a प्लस बी बटे 2 क्या होगा, संख्या का बीच की स्थिति निकालने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर तीसरा, √7 माइनस √5 ब्रैकेट है √7 प्लस √5। यहाँ पर देखा जाए ये जो √7 और √5 है और √7 प्लस √5 ये इस फॉर्म में लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब यहाँ पर a की जगह हम क्या लिखेंगे √7, तो यहाँ लिखेंगे √7 का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस है तो माइनस √5 यहाँ लिखेंगे √5 का स्क्वायर। ए रूट से स्क्वायर कटता है, रूट से स्क्वायर कटता है तो बचा क्या 7 बचा और माइनस 5 बचा, तो 7 में 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब 2 यहाँ पर कहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतना याद रखना है कि यहाँ पर जो है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बैठेगा जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। एक जगह में √7 रखें a की जगह में और b की जगह में √5 रखें और यहाँ पर बैठा दिए इसको और फिर जो रूट कट गया जो बचा उसको घटा दिया, उसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न क्या है 125 का पावर 2/3 है, एक घातांक का क्वेश्चन है। इसको क्या करेंगे सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे 125 का। तो 125 किसके टेबल में आएगा, 5 से पहले काटेंगे 5 दूना 10 और ये बचा है 25, तो यहाँ 2 यहाँ गया 25 हो गए, फिर बचा है 25, फिर 5 एकम 5, तो 5 5 5 कई बार आया 5 5 3 बार आया और पहले से क्या है 2/3, ये 3 से ये 3 कटेगा, बचा क्या हमारे पास 5 2 बार, तो इसको 2 बार लिख देंगे 5 गुने 5 तो हो जाएगा 25। तो ऑप्शन नंबर 25 जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है। तो इनमें से एक बहुपद नहीं है देखना है। तो बहुपद यहाँ पर क्या है ax² प्लस 6x प्लस 7 क्या है बहुपद होगा और यहाँ पर पॉजिटिव घात है इसका, तो x1 प्लस √5y प्लस 4 ये भी एक बहुपद होगा। परंतु यहाँ पर जो है x प्लस 5/y प्लस 105 ये जो है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इसलिए इसका बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छठा में बहुपद 5x प्लस 3 का शून्यक निकालना है। अब इसको शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे 5x प्लस 3 है तो इसको हम क्या करेंगे इक्वल 0 करेंगे। इक्वल क्यों 0 करेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे 5x प्लस 3 इक्वल 0 है ना, जब भी शून्यक निकालेंगे तो क्या करेंगे इक्वल इधर 0 करेंगे, क्योंकि ये प्लस का है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। जैसे 5x बराबर क्या आ जाएगा प्लस है तो माइनस का 3, x बराबर क्या हो जाएगा ये 5 गुना में इधर आके भागा हो जाएगा तो माइनस का 3/5, तो x बराबर क्या आया -3/5 किसका शून्यक 5x प्लस 3 का शून्यक। अब देखिए इसको क्या करते हैं यहाँ पर चेक करते हैं, जैसे अगर यहाँ पर x की जगह में -5 -3/5 रखे और प्लस का 3 इक्वल क्या है 0, तो ये 5 कटेगा माइनस का 3 और प्लस का 3 इक्वल 0, 3 में -3 का प्लस का 3 घटेगा 0 बराबर 0 आया। मतलब 5x प्लस 3 का शून्यक क्या आ जाएगा x बराबर -3/5, जो कि ऑप्शन नंबर -3/5 कहाँ है बी है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न है यदि px x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो तो p ये जो बहुपद है p -1 का मान होगा। तो यहाँ पर जो है ना ये p x है, यहाँ पर ये किसकी यहाँ पर यहाँ क्या है x है, तो x के जगह में यहाँ रखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखते हैं x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 1। अब ये यहाँ पर जो है से इसका मान रखेंगे ए वाला एक -1। तो यहाँ पर अगर हम -1 रखें, -1 का क्यूब और प्लस -1 का स्क्वायर प्लस फिर -1 प्लस 1 लिखेंगे। अब यहाँ देखें कि माइनस को गुना -3 बार करेंगे तो -1 ही होगा। जैसे -1 गुना -1 गुना -1, तो ये माइनस माइनस कटेगा, माइनस में से कटेगा, मतलब ये माइनस तो बच ही जाएगा ना। तो 1 एकम 1 1 एकम 1 करेंगे तो -1 ही होगा यहाँ पर। अब यहाँ प्लस लिखेंगे, ये माइनस माइनस 2 बार गुना करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। फिर प्लस, यहाँ माइनस का ये प्लस का है तो हमेशा प्लस माइनस माइनस होता है 1 प्लस 1। अब ये माइनस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस का 1 प्लस का 1, मतलब यहाँ पर लिखना ये 0 में 1 घटा देंगे, या माइनस का ही है प्लस का है, तो ये 0 पहले से है, ये माइनस है प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस का 0। तो 0 में 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। 0 में 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0, जो कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बीच करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतना याद रखना है हमें कि कैसे बनता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि बहुपद x² प्लस 5x प्लस 60 का गुणनखंड है। तो इसको गुणनखंड निकालना है कैसे, तो x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6। तो गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, अब इसको जो है गुना करेंगे 6 से, तो 6 कम 6 आएगा, मतलब गुना करने पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए प्लस का। और हमें जोड़ के क्या लाना है, 5 लाना है, जोड़ के क्या लाना है, 5 लाना है। तो हमें 2 संख्या छांटना है कि गुना करेंगे तो 6 आ जाए और जोड़ेंगे तो 5 आ जाए। तो 3 दूना 6, मतलब 2 संख्या छाँटे, 3 दूना 6 और 3 और 2 5, मतलब 3 और 2, तो गुना करेंगे 6 आ जाएगा और जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, x² प्लस का 3x और प्लस का 2x, और जो बचा प्लस 6 लिख देंगे। 3 2 5 और 3 दूना 6 आ जाएगा। अब दो जोड़ा बना दो, x² प्लस 3x और 2x प्लस 6, दो जोड़ा बन गया ये। अब इसको कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन इसमें क्या निकलेगा, x 2 गए तो x कॉमन निकलेगा, तो बचेगा एगो x प्लस का 3 बचा, क्योंकि x से x कट जाएगा, मतलब कॉमन निकल गया। यहाँ पर x यहाँ हो गया x प्लस 3, प्लस लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ 2x प्लस 6 है, तो 2x प्लस 6, तो यहाँ 2 क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा, और x प्लस 3 यहाँ पर लिख देंगे इसको। अब यहाँ पर क्या हो गया, a और ये 2 हो गया, तो एक ही लिखेंगे इसको, x प्लस 3 और x प्लस 2। अब x प्लस 3 और x प्लस 2 किस ऑप्शन में है, तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है 9 में कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है। अगर हम यहाँ पर देखें, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है। अगर y अक्ष पूछेगा, इस चीज़ को याद रखना है, अगर y अक्ष पूछेगा तो x क्या होता है, 0 हो जाता है, याद रखना। जैसे पढ़े थे हम लोग 9th क्लास में निर्देशांक ज्योमिति में कि x का निर्देशांक और ये y का निर्देशांक होता है। इसको क्या बोलते हैं, x का निर्देशांक और इसको बोलते हैं y का निर्देशांक। तो ये x के निर्देशांक को भुज बोलते हैं, y के निर्देशांक को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पूछ कह रहा है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है। तो यहाँ याद रखना है, अगर y को पूछेगा तो x 0 हो जाएगा,
और x को पूछेगा तो y 0 हो जाएगा। तो यहाँ y पूछा है, x 0 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 0, y। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, y। ऑप्शन नंबर जो है से बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर x पूछता तो x अगर यहाँ पूछता तो y 0 हो जाता, यहाँ पर y 0, यहाँ पर x होता। ये x के निर्देशांक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन है बिंदु 3,7 की कोटि क्या है। तो अभी जस्ट बताए कि जो x के निर्देशांक को हम लोग भुज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भुज, और y के निर्देशांक को क्या बोलते हैं, कोटि। तो y के निर्देशांक को कोटि और x के निर्देशांक को भुज। तो यहाँ पूछा क्या है, कोटि पूछा, तो कोटि इसमें कौन होगा, 7 होगा। तो 7 जो है इसका ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह याद रखना है। आगे है कि रैखिक समीकरण 3x - 2y = 5 की तुलना ax + by + c = 0 के 0 से करने पर a b c के मान क्या होगा। तो यहाँ देखा जाए ये वाला क्वेश्चन, ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है। अब इसको हम लोग तुलना करेंगे। अब तुलना करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इस फॉर्म में लिखना होगा ऐसे। तो ऐसे लिखने के लिए क्या करेंगे, 3x - 2y = 5 है। तो ये बराबर 5 है, तो इसको हम इधर ले आएंगे पहले। तो ऐसे लिखेंगे 3x - 2y माइनस का 5 हो जाएगा = 0, क्योंकि ये जो माइनस इधर प्लस का है ना, तो इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे ये जैसे a की जगह में हो जाएगा, a की जगह में हो जाएगा, फिर b की जगह में हो जाएगा, फिर c की जगह में हो जाएगा। तो a की जगह में क्या है 3, a की जगह में है 3, और b की जगह में है -2, और c की जगह में क्या है, c की जगह में -5। तो यहाँ पर ऑप्शन में हम देखिए a = 3, b = -2, c = 5, जो कि ऑप्शन में नहीं है। b में भी देखिए तो b में भी नहीं है। c देखिए, c में क्या है, a = 3, b = -2, c = 5, जो कि ऑप्शन नंबर c इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न क्या है, 12, यदि x = 2 और y = 3 तो समीकरण 2x + 3y = k का हल हो, तो k का मान निकालना है हमें। तो यहाँ पर ये देखना है कि जो समीकरण दिया गया है वो समीकरण है 2x + 3y = k। अब यहाँ पर x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है, मतलब पहले से दे दिया गया है x और y का। तो x के जगह में हम क्या रखेंगे, x के जगह में हम रखेंगे 2 प्लस, और y की जगह में क्या रखेंगे 3 = k। तो 2 दूना ये हो जाएगा 4 प्लस 3 तिया हो जाएगा 9 = k। तो 9 और 4 क्या हो जाएगा 13 = k। तो k बराबर जो है से क्या हो जाएगा 13, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न क्या है, 13वां क्वेश्चन, रैखिक समीकरण 3x - 2y = 0 का एक हल है। तो अगर ऐसे प्रश्न पूछता है ना, तो ऑप्शन में हम लोग देख के यहाँ पर x और y की जगह रखेंगे पहले। जैसे अगर इधर का वैल्यू 0 और इधर का वैल्यू 0, मतलब ये दोनों साइड का अगर वैल्यू बराबर आ रहा है तो वो समीकरण क्या है ना, संतुष्ट हो रहा है। ठीक है, बनाने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर हम 3x की जगह 3 रखें तो 3 3 9 हो जाएगा, और 2 रखें 2 दूना 4, तो 9 में 4 गुणा 5, तो ये 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर नहीं होगा ये। दूसरा हम देखिए, दूसरा में अगर हम 3 रखते 3 3 9 और 2 दूना 4, मतलब ये माइनस का है, ये माइनस प्लस, तो 9 4 13 हो जाएगा। ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसको यहाँ रखते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर सी रखे देखते हैं, 3x - 2y = 0। 3 गुने x की जगह कितना रखे 2, माइनस y की जगह कितना रखे 3, 2 गुने 3 = 0। 2 3 6 और 3 दूना 6 = 0। 6 में 6 रहेंगे 0 = 0, मतलब ये क्या कर रहा है, इस समीकरण को
संतुष्ट कर रहा है। ऑप्शन नंबर ई जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब यहाँ पर क्या है ना, वो कथन सिद्ध कीजिए वो कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है कहलाता है। तो हम लोग सीखे थे कि प्रमेय को हम लोग क्या करने के लिए, सिद्ध करने के लिए होता है। तो वो कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रमेय कहते हैं। इसे याद रखना है। आगे यहाँ पर 15वां क्वेश्चन है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितने रेखाएं हो जा सकती है। तो दो भिन्न बिंदु मान के चलिए, यहाँ पर एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर है। तो यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक रेखा खींचे तो जाहिर सी बात है एक रेखा हम लोग इसको खींच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे 16वां क्वेश्चन क्या है कि 80 का पूरक कोण क्या है। पूरक कोण किसको बोलते हैं, इसको पूरक कोण क्या होता है, अगर दो कोण जैसे कोण ए प्लस कोण बी 90 डिग्री का होता है, इसे हम पूरक कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर 80 डिग्री का पूरक कोण पूछ रहा है। तो मान के चलिए अगर कोई दे दे यहाँ पर 80, 90, 80, 70, 60, 65 कुछ भी दे दे, तो मान के चलिए अगर यहाँ पर हम ऐसे लिखे इसको, ए मान ले 80 मान ले, 80 प्लस बी लिखे यहाँ पर बराबर 90 डिग्री। तो बी हो जाएगा इसका पूरक। तो बी का पूरक हो जाएगा 80 को इधर ले आएंगे तो बी बराबर क्या आ जाएगा 90 माइनस 80। तो बी बराबर क्या आ जाएगा 90 में 80 10 डिग्री। तो यहाँ पर जो पूछा 80 का पूरक कोण क्या होगा 10 डिग्री होगा। इसे याद रखना पड़ेगा कि ए बी जो है किसके बराबर होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। एक दे दिया है, दूसरा का पूछ लिया है। ए दे देगा, ए पूछ लेगा, ए दे देगा, ए पूछ लेगा। तो याद रखना इस चीज़ को कि पूरक कोण जो है से ए प्लस बी बराबर कितना होता है 90 डिग्री होता है। इसे याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है 17वां। नीचे दी गई आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण पी ओ वाई 90 डिग्री हो तो ए अनुपात बी अनुपात 2:3 है, तो सी का मान निकालना है हमें। तो यहाँ पर जो दिया गया है प्रश्न, इसमें क्या दिया गया है कि ए अनुपात बी, मतलब यहाँ पर है ए अनुपात बी बराबर कितना है 2:3। तो जब भी अनुपात वाला प्रश्न रहता है ना, तो इसे क्या करते हैं ना, इसको करते क्या हैं, एक्स मान लेते हैं। जैसे माना अनुपात बराबर क्या आ जाएगा, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। और जब ये एक्स मान हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि 2x, ए बराबर क्या आ जाएगा 2x और बी बराबर जो है आ जाएगा 3x। ए बराबर 2x और बी बराबर 3x, मतलब ए जो है से ए आ गया 2x और ए जो है आ गया 3x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि x o y क्या है, x o y ये सीधे सीधी है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक सरल रेखा ये है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है सरल रेखा है। और सरल रेखा में क्या होता है 180 डिग्री कोण बनता है। जैसे यहाँ पूरी अगर देखा जाए तो कितना डिग्री है 180 डिग्री है। यहाँ 90 डिग्री और इधर भी क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो लिख लेंगे यहाँ पर क्योंकि एक्स ओ वाई जो है से क्या है सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। सरल रेखा है तो इसमें क्या क्या है, इसमें है ए बी, तो यहाँ लिखेंगे कोण ए कोण बी, कोण ए है एगो और एगो कोण बी है और एक कोण 90 डिग्री का है। ये तीनों मिलकर कितना डिग्री का बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है। इसे याद रखना पड़ेगा। आगे अब क्या है, ये जो हम लोग लिखे हैं वो है 2x लिख दो प्लस 3x प्लस 90
डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब इसको जोड़ दे, 3 2 5, तो ये हो जाएगा 5x बराबर, ये 90 इधर आके माइनस में आ जाएगी, प्लस का इधर माइनस में आ जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, तो 5x बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, x बराबर गुना में भाग में आ जाएगा, 90 भाग 5, तो 18 25 90 से 5 एकम 5 और यहाँ से निकला 4, 25 8 40, 18 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 18। अब यहाँ देखिए एक एक कोण निकाल के, जैसे ए जो है ना, ए बराबर क्या आएगा, 2 गुने 18 दूना हो जाएगा 36, और बी बराबर जो है ऐसा आ जाएगा 3 गुने 18, 18 तिया 54 डिग्री, तो 36 और 54, मतलब ए आ गया 36 और ये आ गया 54। जब ये 54 आ गया तो ये भी क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये जब 54 आ गया ये भी 54 आ जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए, यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसलिए एक्स ओ वाई एक सरल रेखा है, फिर से लिख दिए एक बार, सरल रेखा है जो कि कोण एक्स ओ एन, ये एक्स और ये ओ और ये एन, एक्स ओ एन प्लस कोण हो जाएगा ये वाला एन ओ वाई बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री तो ये भी क्या आ जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो एन ओ जो है यहाँ पर एक्स ओ एन क्या है, सी है, तो यहाँ लिखेंगे सी प्लस एन ओ वाई कितना है, 54 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। तो लिख सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब इस 54 को इधर ले जाते हैं, तो सी बराबर को निकालना, सी बराबर 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, 126 डिग्री। आंसर सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन है 18 में क्या है ना, इसको बनाना है तो इसे याद रखना पड़ेगा कि आकृति में यदि OP समांतर RS, मतलब OP समांतर RS है तो कोण OPQ बराबर 110 डिग्री और ये है 130 डिग्री। ठीक है, तो कोण PQR निकालना था, कोण PQR को, तो कोण PQR में क्या है याद रखना है, इसको होता है 60 डिग्री। इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर है 19वां क्वेश्चन क्या कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना वो ये त्रिभुज सर्वांग समता की कसौटी में नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर है एस मतलब साइड मतलब यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समान होती है तो वे त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। पहली बात याद रखना इस चीज़ को। तो एस सर्वांग समता क्या होता है, इसमें लागू होता है। मतलब आगे है कि ए मतलब यदि एक त्रिभुज में दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरी त्रिभुज के दो कोण और उनकी बीच की भुजा के समान होती है तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये भी जो समरूपता की कसौटी में आता है। और एस भी जो है से समरूपता की कसौटी में आता है। तो यहाँ पर एस ये भी सर्वांग समरूपता की कसौटी में आता है।
दूसरा में ए भी आता है, और ए भी आता है, और तीसरा में ए भी समरूपता की कसौटी में आता है। ये तीनों आता है। तो इसमें से जो थर्ड है ऑप्शन, ये जो थर्ड ऑप्शन है ए समरूपता की कसौटी में नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए सही होगा, ए सही होगा, ए सही होगा, मतलब सरांक समता की कसौटी में एक दो तीनों आता है, मतलब ए नहीं आता है। अगला प्रश्न क्या है, 20वां क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर AC और कोण B 70 डिग्री हो तो कोण A का मान निकालना है। तो याद रखना है हमें कि जो इस समांतर त्रिभुज होता है या समांतर त्रिकोण होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 20वां क्वेश्चन कि समांतर त्रिकोण है। ये क्या है? समांतर त्रिकोण है। इसलिए जैसे ए बी बराबर AC, जो यहाँ पर है ए बी बराबर AC, इस प्रकार समांतर त्रिकोण के उन दोनों भुजाओं के विपरीत, दोनों भुजाओं के विपरीत कोण समान होता है, इसे याद रखना है। तो समान होगा तो यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया है? कोण B क्या है? कोण B 70 डिग्री, कोण B है 70 डिग्री। अब जब कोण B 70 डिग्री है तो जाहिर सी बात है कोण AB क्या होगा? कोण AB हो जाएगा 70 डिग्री। अब त्रिकोण का आंतरिक कोण क्या होता है? हमेशा मतलब त्रिकोण की आंतरिक कोण का योग क्या होता है? हमेशा 80 डिग्री होता है, अंदर का तीनों कोण का योग। तो लिखेंगे यहाँ पर तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो मान के चलिए कोण A और कोण B, तो कोण C ही निकालना है हमको। क्या निकालना है? सॉरी, यहाँ पर जो कोण जो है ना C होगा, C क्या होगा? 70 डिग्री होगा। तो हमें कोण A निकालना है ना, किधर है? कोण A हमें निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण A निकालना है प्लस कोण B कितना है? 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण A बराबर हो जाएगा 70 140 प्लस 140 बराबर 180। तो कोण A बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। तो घटा दें कितना बचेगा? 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 40 डिग्री इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, याद रखना है कि समांतर त्रिकोण है ये, और AB बराबर AC। इस प्रकार समांतर त्रिकोण के उन दोनों भुजाओं के विपरीत कोण हमेशा क्या होती? बराबर होता है। तो यहाँ पर दिया है कोण B 70 डिग्री है, तो कोण C भी क्या हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा, जो कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण A, कोण B, कोण C बराबर 180। तो कोण B और कोण C दिया गया है, तो कोण यही निकालना है हमको। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है एक चतुर्भुज के कोण 2, 3, 5, 8 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान निकालना है। तो ऐसे अगर प्रश्न रहता है सिंपल से क्या करना, अगर अनुपात में है तो उसको मान लेना, ऐसे इसको ऐसे करना, जैसे 2 है ना अनुपात, तो इसको 2x लिखना, प्लस 3 है तो 3x लिखना, प्लस 5x और प्लस 8x बराबर क्या होता है 360 डिग्री। जोड़ दो, 3 2 5 और 5 10 और 8 18, तो 18x हो जाएगा बराबर 360। x बराबर हो जाएगा क्या 360/18, तो 18 दूना 36, तो x बराबर क्या आ जाएगा 20। अब बड़का पूछ रहा है तो बड़का में क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, तो 8 दूना 16, मतलब 8x बड़ा पूछ रहा है, तो 8x हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं बड़ा 8 गुने 20 बराबर 160 डिग्री। तो क्या ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 22 क्वेश्चन क्या कि निम्न में से किनके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। तो इसमें क्या करना है समांतर चतुर्भुज याद रखना है इसको। अगला 23वां क्वेश्चन है कि आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज होगा, क्या होगा ये समचतुर्भुज होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 22 का भी ए होगा, समचतुर्भुज इसका भी होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 24। आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज जो कि BC 12 सेंटीमीटर है, मतलब BC जो है से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है और AE जो है से 6 सेंटीमीटर है। और इसे हमें क्या निकालना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई होता है, आधार गुने ऊंचाई, याद रखना इस चीज को। तो यहाँ पर आधार इसका क्या है 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिखना 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर। तो 12 छक क्या होगा 72 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल में पूछा था स्क्वायर लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी। अगला प्रश्न क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। क्या क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज की क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो इस चीज़ को याद रखना क्या कि त्रिभुजों का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होता है, इसे याद रखना होगा। यहाँ पर हल लिख देते हैं और यहाँ पर लिखते क्या हैं कि त्रिभुजों का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होते हैं, आधे के बराबर होते हैं। इसे याद रखना होगा कि त्रिभुजों का क्षेत्रफल
समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, उसको यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर यह त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना दिया, 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है और इसका हमको निकालना क्या है, समांतर चतुर्भुज निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था, 12 था। तो 12 दूना क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। जैसे मान के चलिए एक कोई वृत्त है, इस वृत्त में ना सबसे बड़ी जीवा इसकी व्यास होती है। ये तो जीवा होता है परंतु सबसे बड़ा जो जीवा होता है इसका व्यास होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा का द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का मान क्या होता है, 60 डिग्री होता है, इसे याद रखना है। अगला प्रश्न है आकृति कोण ए सी बी का मान निकालना है। यहाँ पर ए सी बी का, तो इसको निकालने का तरीका बता दे रहे हैं। जैसे मान के चलिए ये जो है से 50 डिग्री है ना, ये 50 डिग्री है, तो इससे जो ऊपर वाला कोण है, ऊपर वाला यहाँ पर निकालना है कोण सी निकालना है, तो कितना होगा। तो इससे हमेशा याद रखना है क्या, ये होगा आधा होगा। मतलब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे अगर इसको x माने, इसको क्या मानना पड़ेगा 2x, तो यहाँ होगा 2x बराबर 50। तो x बराबर क्या लिखेंगे 50/2। तो 25 दूना क्या होता है 50 होता है। तो 25 जैसे ऑप्शन में है कौन सा, सी। तो यहाँ से क्या होता है, ये आधा होता है, याद रखना इस चीज को। अगला प्रश्न है एक त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण A 90 डिग्री है तथा इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि BC तथा AC का योग होगा कितना, तो इसका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो ये जो प्रश्न है उसमें क्या फार्मूला बैठेगा, हीरोन का फार्मूला बैठेगा। तो सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए फार्मूला याद रखना, एस बराबर होता है a + b + c बटे 2। तो 5 + 12 + 13 बटे 2। तो 12 और 13 कितना हो जाएगा 25 और 5 30। तो लिखेंगे 30/2। तो 15 दूना क्या आ जाएगा 30, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर एस आ गया। अब जब एस आ गया 15 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग हीरोन सूत्र बैठाएंगे। तो हीरोन सूत्र का फार्मूला होता है एस - a, फिरता है s - b, फिरता है s - c। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर लिख देते हैं, s है से 15 है और 15 - a जो है से कितना है 5, और फिर है 15 s - b कितना है 12, और फिर है 15 - c है 13।
अंडर रूट। ये है 15, 15 में 5 घटाएंगे तो बचेगा 10, फिर 15 में 12 घटाएंगे तो बचेगा 3, 15 में 13 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब इसको क्या करेंगे, 15 10 का एलसीएम, 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दिया 15, मतलब 5 गुने 3, 10 का एलसीएम लेंगे तो 2 पच्चे 10, 2 गुने 5 गुने 3 गुने 2, क्या क्या आया देखते हैं यहाँ पर, डबल डबल, 5 5 एक बार लिखेंगे, 3 3 एक बार लिखेंगे, 2 2 एक बार लिखेंगे। अब स्क्वायर रूट ब्रैकेट हट जाएगा, रूट 5 दिया 15 दूना 30, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का जो से आंसर आ जाएगा। तो याद रखना इस चीज़ को कि कभी कभी तो फॉर्मूला डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं एक नंबर में। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, इसमें बना देते हैं थोड़ा, 31वां क्वेश्चन है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 2√2 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज पूछा है यहाँ पर, तो समबाहु त्रिभुज पूछा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का फार्मूला याद रखना, इसका फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर √3/4, ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 2√2 का स्क्वायर, ए की जगह हम लिखेंगे 2√2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, √3/4 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो रूट है स्क्वायर है कट जाएगा, और ये जो स्क्वायर कटा है सिर्फ रूट प्लस कटा है, और ये वाला बचा हुआ है 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 8 लिखेंगे। क्या हुआ, ये रूट स्क्वायर कट गया, परंतु इसका हिस्सा नहीं कर लिया है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा इसके साथ में 2 बार, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 जो बचल था 2 चौका 8 हो जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, एक शंकु के आधार का व्यास, जैसे 32 क्वेश्चन क्या है, एक शंकु, इस शंकु भी बना सकते हैं, ऐसे ऐसे बना लो शंकु, और शंकु का जो आधार है ना, ये वाला बेस, इसका जो डायमीटर है वो है 10.5 सेंटीमीटर, और इसका जो तिर्यक ऊंचाई है वो है 10 सेंटीमीटर। तो शंकु का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l, इसे याद रखना है। यहाँ पर पाई का मान 22/7 लेना है, r जो दिया गया है, r दिया नहीं है, इसको पहले चेंज कर लेंगे त्रिज्या के रूप में, तो त्रिज्या के रूप में चेंज करने के लिए r = d/2 होता है। तो d जो है डायमीटर 10.5 है बटे 2, तो 10.5, 10 का आधा कितना होता है, तो 10 का आधा हो जाता है 5.5, मतलब 5.25 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या निकल गया। तो r के जगह में लिखेंगे 5.25 गुने l है 10, 10 हटा देंगे, 1 बैठाएंगे 2 0, 10 से कम 10, 10 है कि 100, बचा क्या 22/7 गुने 525/10। अब इसको काटते हैं, 5 2 पच्चे 10 और 11 दूना 22, 5 से कम 5, 5 से कम 5 और 5 है 25,
अब इसको क्या करेंगे बच्चा, यहाँ हुआ 11 गुने 15, तो 11 और 15 गुना करेंगे तो क्या आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का जैसे आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 32 है ना, तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब 33 क्वेश्चन क्या है, एक बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन मान के चलिए ऐसे बना लेते हैं। ऐसे क्या, एक बेलन है, इस बेलन की जो त्रिज्या है वो है 4 सेंटीमीटर, मतलब इसका बेलन की त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर, आर बराबर। और ऊंचाई कितना है, इसका ऊंचाई है एच बराबर 10 सेंटीमीटर। पूछ रहा है इसका बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, इसे याद रखना है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर प्लस एच। तो यहाँ पर देखा जाए 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर कितना है 4, आर कितना यहाँ पर है 4 + 10, तो 2 गुने 22/7 गुने 4 गुने 10, 10 और 4 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो 22 दूना 44, 22 दूना 44 गुने 4 गुने 2, तो 44 चौका 88, सॉरी 44 दूना 88 हो जाएगा, 88 गुने 4 करेंगे तो 88 को अगर 4 से गुना करें तो ये आ जाता है कितना 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, कितना 352, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 34वां क्वेश्चन क्या है, एक घन का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो इस घन की भुजा होगी। तो इस चीज़ को याद रखना, क्या इस चीज़ को याद रखना है कि हमेशा कि एक घन का आयतन, यहाँ पर लिख लेना है, एक घन का आयतन जो होता है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप से क्या होता है, बराबर होता है। संख्यात्मक रूप से क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। इसलिए भुजा जो है इसका 6 इकाई हो जाएगा, भुजा 6 इकाई हो जाएगा, इसे याद रखना है। ये प्रश्न 34 का आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन है कि 3.5 सेंटीमीटर वाला गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर निकाल देते हैं इसको, यहाँ पर लिखते हैं 35 क्वेश्चन। गोले की त्रिज्या दिया गया है, गोले की त्रिज्या कितना है 3.5 है। पूछ कह रहा है गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर।
तो 4 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर कितना है 3.5 गुने 3.5 दो बार लिखा जाएगा। दशमलव हटा के 1 दशमलव हटा के 1 मतलब यहाँ लिख देते हैं 4 गुने 22/7 गुने 3.5 गुने 3.5 दशमलव हटाओ यहाँ 1 दशमलव हटाओ 1 0 0 काटो 7 एकम 7 7 पच्चे 35 फिर काटो 5 एकम 5 दूना 10 2 एकम 2 2 दूना 4 फिर काटो 2 एकम 2 2 पच्चे 10 फिर 5 एकम 5 5 सत्ते 35 अब आ जाएगा 22 गुने 7 22 गुने 7 22 सत्ते 54 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 154 किस में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 3 सम संख्या का माध्य होगा। सम संख्या क्या होता है, सम संख्या होता है 2 होता है 4 होता है 6 होता है। 3 सम संख्या पूछ रहा है 2 4 6। इसका माध्य निकालने के लिए 2 से भाग दे देंगे तो 4 2 6 4 2 6 और 6 12 होता है 12/2 1 2 3 से भाग देना होगा तो 3 चौका 12। तो इसका आंसर जो है 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर जो 37 क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन है, इसमें क्या है माध्य निकालना है, माध्यक और एक बहुलक। इसे याद रखना क्या, अगर हमें माध्यक निकालना हो ना, जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है 2 7 9 5 11 13 8, अगर इसको माध्य निकालने के लिए बोलेगा तो सबको टोटल जोड़ के 2 से भाग देना है। जैसे 2 + 7 2 + 7 + 9 + 5 + 11 + 13 + 18 बटे टोटल कितना 1 2 3 4 5 6 7 7 से इसको भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो पूछा है क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा है एक क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी ने पहले 10 पारी में 12 18 13 5 4 11 5 5 6 12 बनाए। खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों की बहुलक निकालना। तो बहुलक निकालने के लिए देखो यहाँ पर अच्छा ट्रिक क्या है, बहुलक जो बहुत ज़्यादा संख्या होगा, जो बार बार रिपीट किया होगा, उसको हम लिख देंगे डायरेक्ट। तो 10 12 18 13 5 4 11 रिपीट कौन कौन संख्या हो रहा है, तो रिपीट बार बार हो रहा है 5 5, तो ये 5 5 खाली रिपीट हो रहा है, मतलब 5 5 ज़्यादा बार रिपीट इसमें हुआ, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हो गया माध्यक। और बहुलक में क्या होता है ना, बहुलक में देखते हैं, बहुलक था ये ना, बहुलक था क्या कि ज़्यादा रहेगा उसको हम लोग बहुलक बोलेंगे, बहुत ज़्यादा रहेगा संख्या। माध्यक में क्या होता है, इसको पहले हम लोग आरोही क्रम में लिखना होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोट, जैसे 2 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 5 है ना, 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 है, 7 के बाद 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 है। इसको हम आरोही क्रम में लिख लिए। आरोही क्रम लिखने के बाद इधर से गिनना है, 1 2 3 इधर से, 1 2 3 इधर से, जो बचेगा बीच में वही क्या आ जाएगा, बहुलक हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। इधर से गिनो 1 2 3 इधर से, 1 2 3 इधर से, जो बीच का होगा उसको हम लोग बहुलक मानेंगे। अगर मान के चलिए कि संख्या रहा 7 8 होगा तो क्या करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है, मान के चलिए यहाँ पर है, यहाँ पर ले लेते हैं 14, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 को हो गया। अब गिनते हैं 1 2 3 इधर से और 1 2 3 इधर से, तो 2 संख्या बचेगा। 2 संख्या का जोड़ देना दोनों को, 8 + 9 और 2 से भाग दे देना है, तो 9 8 क्या आ जाएगा 17,
17/2, तो 17 का आधा हो जाएगा 8.5। तो 8.5 जो है इसका क्या आ जाएगा, माध्यक निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका माध्यक क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 इधर से भी, 1 2 3 इधर से भी, तो बीच का जो संख्या बचा, 1 2 3 और 1 2 3, तो 8 बचा इसका। अगला क्वेश्चन है कि एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर चित्त 600 बार प्राप्त होता है, तो पट आने की प्रायिकता, तो यहाँ लिखेंगे पट आने की प्रायिकता, पट आने के प्रायिकता, आने के प्रायिकता। तो यहाँ पर देखा जाए पट की 600 बार क्या आया, चित्त आया, टोटल चित्त और कितना बार उछाले, 1000 बार, कुल कितना बार, 1000 बार उछाले, तो 600 चित्त आया बटे टोटल कितना, 1000 बार। A0 से A0 कैंसिल, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 5 10, तो 3 बटे इसका आंसर हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सॉरी 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 5 10, 3/5, ऑप्शन नंबर ए इच क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा में, निश्चित रूप से घटित होने वाली प्रायिकता को क्या बोलते हैं, सॉरी निश्चित रूप से घटित होने वाली घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 1 होती है।